हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स के फंडे। कैसे हैं आप सब लोग। आज अपने जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अगले लेक्चर में चलेंगे। चूँकि आप जानते हैं 12th का अपना फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। अपनों ने पढ़ लिया था द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण तक। आज अपने को आगे चलना है ना। लेकिन उससे पहले, आगे चलने से पहले अपने को कुछ बेसिक और पढ़ना है कि एक बिंदु आवेश की वजह से जो है वो विद्युत क्षेत्र कितना होता है। एक बिंदु आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, देख लेते हैं अपने। ठीक है, यहाँ पर जो है वो अपने पास में एक बिंदु आवेश है। इस बिंदु आवेश का नाम है Q। ठीक है, इस बिंदु आवेश Q से स्मॉल r दूरी पर ये अपना बिंदु P है। ये अपना बिंदु P है, प्रेक्षण बिंदु P है। ये यहाँ O पर रखा हुआ है। O से P तक की दूरी R है। अपने को यहाँ पर क्या देखना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण व दिशा देखनी है। तो कॉन्सेप्ट हमेशा यही रहेगा। आगे के 4 चैप्टर्स में ये चीज़ हमें बहुत काम आएगी। अपने संधारित्र पढ़ेंगे, विद्युत वैभव पढ़ेंगे, हर जगह काम आएगी। अगर किसी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है और उसकी दिशा देखनी है, परिमाण देखना है, तो वहाँ पर अपने को किसको रखना है, वहाँ पर अपने को रखना है परीक्षण धनावेश को। किसको रखना है, एकांक परीक्षण धनावेश को। वह परीक्षण धनावेश जिसका परिमाण कितना हो, एकांक हो, है ना। तो यहाँ पर अपने को चेक कहाँ पर करना है, बिंदु P पर। तो यहाँ पर अपने Q नोट को रख लेते हैं। Q नोट कितना है अपना, 1 कूलम। Q नोट कितना है, 1 कूलम है। मैंने बोला ना परिमाण कितना हो, 1 हो। अब यहाँ पर Q नोट भी धनावेश है और ये भी धनावेश है। ठीक है, तो इस Q की वजह से इस Q नोट पर प्रतिकर्षण बल लगेगा धनावेश के बीच में। तो प्रतिकर्षण बल लगेगा तो किस तरफ लगेगा, इस दिशा में लगेगा। तो यह दिशा जो है वो किसकी होगी, विद्युत क्षेत्र की होगी। किस पर विद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। क्यों, क्योंकि मैंने बोला है कि जिस बिंदु पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा देखनी है, उस बिंदु पर किसको रख दो, एकांक परीक्षण धनावेश को रख दो। वह जिस तरफ गति करेगा, उस पर जिस तरफ प्रतिकर्षण बल लगेगा, वही दिशा किसकी होगी, वही दिशा जो है वो विद्युत क्षेत्र की होगी, उस बिंदु पर होगी। तो ये दिशा होगी विद्युत क्षेत्र की। अब विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या होगा, दिशा की बात कर ली। अब अपने परिमाण देख लेते हैं कि परिमाण क्या होगा। तो परिमाण देख लेते हैं अपने कितना है परिमाण। ये अपने पास में क्या निकाल रहे हैं, AP निकाल रहे हैं। तो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला अपनों ने पढ़ा था। क्या होता है विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला, F/Q नोट। अब F किस के बीच में बल लगेगा, मूल आवेश जिसकी वजह से विद्युत क्षेत्र है, और Q नोट जिस पर जो है वो विद्युत बल लग रहा है, परीक्षण धनावेश। तो Q1 की वैल्यू क्या होगी, Q, और Q2 की वैल्यू क्या होगी, Q नॉट। और दूरी इन दोनों के बीच में क्या है, R² है। और नीचे क्या है अपने पास में, Q नोट है। ओके, तो Q नोट से Q नोट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला अपने पास में आ जाएगा। क्या फॉर्मूला आ जाएगा, EP = KQ/R²। ये अपने पास में किसका फॉर्मूला आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला आ जाएगा, है ना। अब देखो, अगर मैं यहाँ से स्टार्टिंग से ही अगर Q नोट = 1 कूलम रख देता, तो यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, तो भी फॉर्मूला जो आता वो मेरे पास में क्या आता, KQ/R² ही आता। तो अब याद रखना है कि एकल बिंदु आवेश की वजह से, बिंदु आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास में क्या होता है, KQ/R²। यहाँ Q किसका आवेश है, जिसकी वजह से विद्युत क्षेत्र है, और R क्या है, जितनी दूरी पर अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं, बिंदु P पर ज्ञात कर रहे हैं, तो उसकी दूरी क्या है, R। यहाँ से अपने एक चीज समझ में आ रही है कि विद्युत क्षेत्र जो है, एकल बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र है वह आवेश के परिमाण के समानुपाती, मतलब जितना बड़ा मूल आवेश होगा उतना ही बड़ा विद्युत क्षेत्र होगा। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वह जहां पर अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं उसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब दूरी अगर बढ़ा दे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इन दोनों के बीच में अगर अपने ग्राफ खींचे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत क्षेत्र की
तीव्रता, और इसके बीच में ग्राफ खींचे, दूरी के बीच में r मीटर में, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यूनिट मैंने बताई थी क्या होती है, यूनिट मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। दूरी कम होगी तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, ज़्यादा, और जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र क्या होता जाएगा, कम। रिलेशन क्या है, यहाँ पर रिलेशन लिख देंगे, ई व्युत्क्रमानुपाती है किसके, आर के वर्ग के। ई व्युत्क्रमानुपाती है आर के वर्ग के, व्युत्क्रमानुपाती है दूरी के वर्ग के, इसलिए दूरी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होता जाएगा, दूरी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे अपना विद्युत क्षेत्र का परिमाण जो है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो समझ गए। अब यहाँ से ये फॉर्मूला याद रखना है, E इज इक्वल टू क्या होता है, KQ अपॉन आर स्क्वायर। अगर इसको सदिश रूप में लिखूं, सदिश रूप में लिखूं, देखो E वेक्टर, क्योंकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है ना, तो सदिश रूप में लिखूं तो क्या आ जाएगा अपने पास में, KQ अपॉन आर स्क्वायर एंड यहाँ पर आर कैप, जो दूरी है उसका एकांश सदिश। ठीक है, किधर दिशा होगी ई की, इस तरफ होगी। ओके, समझ गए आप लोग। अब जो है वो अपने मेन टॉपिक पर चलते हैं। मेन टॉपिक अपना होगा अगला, द्विध्रुव की वजह से, द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ पर दो डेरिवेशन होगी, द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और द्विध्रुव की निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ पर दो नई टर्म्स आ रही है अपने पास में, एक आ रही है अक्ष और दूसरी आ रही है निरक्ष। तो ये अक्ष और निरक्ष क्या चीज है, इसको अपने देख लेते हैं कि द्विध्रुव की अक्ष और निरक्ष क्या होती है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं द्विध्रुव की अक्ष और निरक्ष क्या होती है। द्विध्रुव मैंने कल क्या बताया था कि दो समान परिमाण के आवेश हो, ये अपने पास में -q आवेश है, ठीक है, ये अपने पास में +q आवेश है ना, और इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो अपने पास में कितनी है, इन दोनों के बीच की दूरी है अपने पास में 2a। अगर दो समान परिमाण के आवेश अत्यल्प दूरी पर रखे हुए हो तो इस युग्म को अपने क्या बोलते हैं, द्विध्रुव बोलते हैं, है ना। अब अपने पास में दो नई टर्म्स है, अक्ष और निरक्ष। तो अक्ष और निरक्ष क्या होती है, अब -q आवेश रखा हुआ है a पर और +q आवेश रखा हुआ है b पर। तो द्विध्रुव के दोनों आवेशों को जो मिलाने वाली रेखा होती है, ये जो मिलाने वाली रेखा है जो AB से होकर जा रही है, इसी को ही अपने क्या बोलते हैं, अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्विध्रुव की अक्ष, वह रेखा जो कि दोनों आवेशों को मिलाती हुई गुजरती है। ठीक है, अब ये द्विध्रुव की अक्ष हो गई, द्विध्रुव की निरक्ष क्या होगी, तो मध्य बिंदु होता है एक द्विध्रुव का, इसको मध्य बिंदु को नाम दे देता हूं मैं O, है ना। ये O जो है वो AB को दो बराबर भागों में बांट रहा है, AO जो है वो भी A का होगा और OB जो है वो भी A का होगा, टोटल 2A है ना, तो ये भी A और ये भी A। तो निरक्ष क्या होगी, निरक्ष होगी अक्ष के लंबवत वह रेखा, लंबवत है तो कैसे गुजरेगी, ऐसे, अक्ष के लंबवत वह रेखा जो कि द्विध्रुव के मध्य बिंदु से गुजरे। तो ये जो होगी, ये जो लाइन दिख रही है, ये जो होगी वो अपनी क्या होगी, निरक्ष होगी। ये जो है वो क्या हो गई, अक्ष, और ये जो है वो अपनी क्या होगी, निरक्ष होगी। ओके, समझ गए तुम लोग। अक्ष द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा और निरक्ष द्विध्रुव के मध्य बिंदु से गुजरने वाली वह रेखा जो कि अक्ष के क्या हो, लंबवत हो। मतलब अक्ष और निरक्ष दोनों क्या होती है, लंबवत होती है, 90 डिग्री पर होती है। ठीक है, अब अपनी जो है वो मेन डेरिवेशन आएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस में से एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। अपने को जो है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, एक निकालनी है अक्ष पर, द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्ष पर, और सेकंड निकालनी है द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पर, निरक्ष पर। ठीक है, अक्ष और निरक्ष क्या होती है आप देख लो कि अक्ष और निरक्ष क्या है। ठीक है, समझ गए। अब जो है वो अपने फर्स्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पर चलते हैं। ठीक है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पर चलते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन क्या है अपनी, द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट डाइपोल एक्सिस। द्विध्रुव की अक्ष को इंग्लिश में बोलते हैं डाइपोल एक्सिस, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले तो अपने को किस पर ज्ञात करना है? द्विध्रुव की अक्ष पर। तो सबसे पहले अपने बनाएंगे, किसको बनाएंगे? द्विध्रुव की अक्ष को बनाएंगे। तो सबसे पहले अपने द्विध्रुव की अक्ष को बना लेते हैं, है ना। ये द्विध्रुव की अक्ष है, ठीक है। ये यहाँ पर अपना पॉइंट ए है, जहाँ पर जो है वो कौन सा आवेश रखा हुआ है? -q। और ये जो है वो अपना पॉइंट बी है, यहाँ पर जो है वो अपना कौन सा आवेश रखा हुआ है? +q, ठीक है। -q एंड +q, ओके। अपने को द्विध्रुव की अक्ष के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। मान लेते हैं वह बिंदु कौन सा है? वह बिंदु ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P है, यहाँ पर पॉइंट P है, यहाँ पर प्रेक्षण बिंदु है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक है। अब पहले देख लेते हैं कि पॉइंट P की दूरी अपने कहाँ से मापेंगे। तो हमेशा प्रेक्षण बिंदु की दूरी जो मापते हैं वो कहाँ से मापते हैं? अपने द्विध्रुव के मध्य बिंदु से। तो ये मध्य बिंदु अपना O, ये मध्य बिंदु अपना O, ठीक है। अब यहाँ से जो है वो दूरी अपने मेजर कर लेते हैं। O से जो है वो प्रेक्षण बिंदु की दूरी हमेशा अपने किससे डिनोट करते हैं? याद रखना, प्रेक्षण बिंदु की दूरी हमेशा अपने जो है वो स्मॉल r से डिनोट करते हैं। तो ये जो दूरी है, ये O से लेकर P तक की जो दूरी है वो क्या है? स्मॉल r। द्विध्रुव टोटल कितने का होता है? A से B तक की टोटल दूरी कितनी होती है? 2a। तो मध्य बिंदु इसको कितने में बांटेगा? A और A में। तो ये दूरी भी जो है वो कितनी होगी? AO दूरी जो होगी वो भी क्या होगी? A, और OB जो दूरी होगी वो भी क्या होगी? A। टोटल 2a, ये A और ये भी क्या है? A, ओके। अब जो है वो अपने को जो है वो बिंदु P पर क्या निकालनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब मैंने क्या बोला था कि एक आवेश के कारण एक प्रेक्षण बिंदु पर विद्युत क्षेत्र होता है। तो यहाँ पर जो है वो आवेश कितने हैं? 2। द्विध्रुव में आवेश कितने होते हैं? 2, एक -q और एक +q। तो बिंदु P पर जो है वो विद्युत क्षेत्र भी कितने होंगे? 2 होंगे, है ना। तो बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र अपने को निकालना होगा। तो इन दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र जो होगा उसका क्या करना पड़ेगा? अपने को सदिश योग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले तो अपने को देखना है कि B के कारण विद्युत क्षेत्र और A के कारण विद्युत क्षेत्र जो होगा उसका परिमाण क्या होगा, दिशा क्या होगी, और उसके बाद हम उसका क्या कर देंगे? सदिश योग कर देंगे, ठीक है। ओके, चलो अपने चलते हैं इस पर। ओके, अब देख लो, यहाँ पर अपने पास में बिंदु P है, विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है सबसे पहले। अब B पर रखे +q, B पर रखे +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अपने बोल देते हैं, विद्युत क्षेत्र को बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं? B पर रखा है ना, तो इसको बोल देते हैं EB। विद्युत क्षेत्र है, सदिश राशि है, इसलिए ऊपर क्या लगा दिया? वेक्टर। अब इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा देखनी है, तो यहाँ पर क्या रख दो? मैंने क्या बताया था? हमेशा क्या रखना है? एकांक परीक्षण धनावेश। तो यहाँ पर एकांक परीक्षण धनावेश रखोगे आप लोग, तो वह धनावेश इस धनावेश के कारण क्या होगा? प्रतिकर्षित होगा, इस तरफ जाएगा। तो बल किधर लगेगा? इस दिशा में लगेगा। तो EB की दिशा किस तरफ होगी? इस तरफ, B से P की तरफ। समझ गए? एकांक परीक्षण धनावेश रखा तो ये मूल आवेश जिसकी वजह से विद्युत क्षेत्र है वो इस दिशा में बल लगा रहा है, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी इस तरफ, है ना। फिर देखेंगे ये -q आवेश जो है वो कहाँ पर बल लगा रहा है। -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप लोगों ने बोल दी, क्या बोल दी? A पर रखा है ना, तो क्या बोल दिया आप लोगों ने? A पर रखा है -q आवेश, तो क्या बोल दिया? EA आप लोगों ने। अब ये -q आवेश है ना, EA विद्युत क्षेत्र फिर से है, तो आप लोगों ने ऊपर क्या लगा दिया? वेक्टर। इसकी दिशा देखनी है तो फिर से परीक्षण धनावेश रखो, एकांक परीक्षण धनावेश। तो एकांक परीक्षण धनावेश को ये -q आवेश क्या करेगा? आकर्षित करेगा। क्या करेगा? आकर्षित करेगा। आकर्षित करेगा तो बल किधर लगाएगा? P से A की तरफ। तो इसकी विद्युत क्षेत्र बल की जो दिशा होगी एकांक परीक्षण धनावेश पर, वही उसके कारण, किसके कारण? A पर रखे -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। तो EA की जो दिशा होगी वो किस तरफ होगी? इस तरफ होगी। EA की दिशा किस तरफ होगी? इस तरफ होगी। ठीक है, समझ गए तुम लोग? दोनों की दिशा परस्पर क्या है? विपरीत है। इसका मतलब दोनों जो है वो एक दूसरे में से घटेंगे, विपरीत सदिश घट जाते हैं ना। अब अपने को इन दोनों का क्या निकालना है? परिमाण निकालना है कि EA का परिमाण क्या होगा और EB का परिमाण क्या होगा। ठीक है,
तो पहला काम अपना क्या है कि बिंदु P पर अपने लिख लेते हैं, पूरी डेरिवेशन जो है वो अपने यहाँ पर लिखेंगे ताकि तुम लोग जो है वो अपने नोट्स जो है वो बना सको। ठीक है, सबसे पहले प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कौन सा है, EB। ठीक है, लिख लेते हैं अपने यहाँ पर प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कौन सा है, विद्युत क्षेत्र कौन सा है, EB है ना। क्या नाम दिया है अपनों ने, EB नाम दिया है। तो EB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आवेश कितना है, किसके कारण है, प्लस क्यू के कारण, है ना। ठीक है, अपने को परिमाण रखना है, यहाँ प्रकृति नहीं रखी जाती, यहाँ परिमाण रखा जाता है। तो अपने यहाँ पर लिख देंगे फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R²। तो परिमाण कितना है Q, और दूरी कितनी है, दूरी है BP। तो यहाँ पर लिख देंगे BP का स्क्वायर। ठीक है, अब BP जो है वो देख लेते हैं कि BP कितनी है। BP जो है, अगर BP अपने पास में डायरेक्ट नहीं है, लेकिन अपने को पता है कि OP कितनी है R और OB कितनी है A। अगर मैं OP में से OB घटा दूं तो क्या आ जाएगा, BP आ जाएगा, है ना। तो अगर मैं इस पूरे में से ये घटाऊं, मतलब R में से A घटाऊं, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, BP। तो BP की वैल्यू क्या है, R-A। तो यहाँ पर लिख देते हैं BP इज इक्वल टू अपने पास में क्या आएगा, R-A, है ना। तो यहाँ पर BP की वैल्यू जो है वो R-A आएगी, चूंकि BP इज इक्वल टू R-A, है ना। इसलिए अपने पास में EB क्या आ जाएगा, इसलिए EB इज इक्वल टू अपने पास में आ जाएगा, EB इज इक्वल टू आ जाएगा, कितना आ जाएगा अपने पास में, KQ अपॉन दूरी का स्क्वायर होता है ना। तो R-A दूरी है, तो दूरी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, BP का स्क्वायर। BP की वैल्यू क्या आई थी, R-A, तो दूरी का क्या हो गया, स्क्वायर। ओके, अब जो है वो अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। EB का परिमाण निकाल लिया, अब अपने को किसका परिमाण निकालना है, EA का। -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो लिख लेते हैं -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र क्या नाम दिया है अपनों ने, विद्युत क्षेत्र को -Q आवेश किस पर रखा है, A पर रखा है, इसलिए इसको क्या नाम दिया है, EA। तो अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है, EA की। फॉर्मूला क्या होता है विद्युत क्षेत्र का, KQ/R²। तो यहाँ पर परिमाण कितना है, Q है, ओके, और दूरी कितनी है, दूरी है AP का स्क्वायर। तो अपने यहाँ पर लिख लेंगे KQ अपॉन दूरी का स्क्वायर, दूरी कितनी है AP। तो यहाँ पर लिख लेंगे AP का स्क्वायर। अब देखो AP फिर से अपने पास में डायरेक्ट नहीं है, लेकिन अपने को क्या पता है, OP पता है, OP कितनी है R, और AO पता है कितनी है A। AO प्लस OP कर दूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, AP आ जाएगा, है ना। तो AP टोटल कितना आ रहा है, देखो टोटल AP आ रहा है R प्लस A। टोटल AP कितना आ रहा है, R प्लस A, AO प्लस OP। AO कितनी है A, OP कितनी है R, है ना, R है ना। तो A प्लस R कितनी आ जाएगी, R प्लस A। तो यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि AP इज इक्वल टू अपने पास में क्या है, AP इज इक्वल टू क्या है अपने पास में, R प्लस A, है ना। तो अपने पास ठीक है, EA आ जाएगा अपने पास में, कितना आ जाएगा, EA इज इक्वल टू KQ अपॉन अपने पास में क्या था, AP का स्क्वायर। AP की जगह क्या रख देंगे, R प्लस A। तो R प्लस A का होल स्क्वायर। ओके, अब अपने पास में दोनों आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण आ गया है। -Q आवेश के कारण EA वैल्यू क्या है, KQ अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर, और +Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EB वैल्यू क्या है, KQ अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर। इसको दे देते हैं अपने इक्वेशन नंबर 1।
और इसको दे देते हैं अपने इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब अपने को जो है वो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। कहाँ पर? बिंदु P पर। ऐसे लिख देंगे, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना, तीव्रता कहाँ पर? बिंदु P पर। ब्रैकेट में लगा देंगे बिंदु P, ब्रैकेट में लगा देंगे बिंदु P, है ना। अब देख लो, अपने को जो परिणामी निकालना होता है दो सदिशों का, तो किसका, कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? R बराबर √p² + q² + 2pq cos थीटा। तो R कौन होगा अपना? रिजल्टेंट बिंदु P पर निकालना है ना, तो EP, है ना, √p² + q² + 2pq cos थीटा। P की जगह कौन आएगा? EB, और Q की जगह कौन आएगा? EA। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं EB का स्क्वायर प्लस EA का स्क्वायर प्लस 2EB EA cos थीटा। अब cos थीटा देखना है अपने को, थीटा दोनों में कितना है? देखो दोनों की दिशा पर, इस पर क्या है? विपरीत। EB की दिशा इधर, EA की दिशा इधर, तो थीटा कितना है? 180 डिग्री, 180 डिग्री, तो cos 180 होने पर क्या होगा अपने पास में? अपने पास में आ जाएगा फॉर्मूला EP = है ना, EP = √EB का स्क्वायर, ये ऐसे का ऐसा, EB का स्क्वायर प्लस EA का स्क्वायर, और यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होती है? cos 180 की -1, तो अपने पास में आ जाएगा 2EAEB, -1 होती है, तो यहाँ बाहर माइनस अपनों ने ले लिया साइन। अब देखो ये किसका फॉर्मूला है? a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, a² + b² -2EA -2AB, है ना। तो यहाँ पर a की जगह कौन है? EB, और b की जगह कौन है? EA। तो अपने पास में किसका फॉर्मूला बन जाएगा? ये a - b के होल स्क्वायर का। तो अपने पास में आ जाएगा EP = √EB -EA का होल स्क्वायर, √EB - EA का होल स्क्वायर। अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कि स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो अपने पास में EP = आ जाएगा, कितना आ जाएगा? EP = आ जाएगा EB - EA आ जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पर अपनों ने पहले EB को और बाद में EA को क्यों रखा है? ताकि EB - EA आए। क्यों? क्योंकि बड़ा परिमाण जो है वो किसका है? EB का, और छोटा परिमाण किसका है? EA का। तो हमेशा रिजल्टेंट सदिश राशि जो आती है वो किसकी दिशा में आती है? वो बड़ी सदिश राशि की दिशा में आती है। तो यहाँ पर EB - EA किया है, ना कि EA - EB। क्यों? क्योंकि EB किसके कारण विद्युत क्षेत्र है? प्लस Q के कारण। प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र बिंदु P पर दूरी क्या है? कम, R - है, और -Q के कारण विद्युत क्षेत्र दूरी क्या है? R + है। दूरी ज़्यादा होगी तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा? कम। तो EA की वैल्यू क्या होगी? कम, और दूरी कम है तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा? ज़्यादा। तो यहाँ पर जो है वो EB की वैल्यू ज़्यादा होगी और EA की वैल्यू कम होगी, इसलिए अपने यहाँ पर रिजल्ट आया है EB - EA। ओके, अब ये EP समीकरण 3 नाम दे देते हैं, है ना। समीकरण 3 में अपने मान रख देंगे, कहाँ से? समीकरण 1 और 2 से मान रख देंगे, किसका? EB और EA का। तो यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 से मान रख दो आप लोग, है ना, मान रख दो। यहाँ पर मान रख देते हैं अपने पास में आ जाएगा EP = क्या आएगा अपने पास में? पहले किसका मान रखना है? EB का मान कितना है? KQ/R - A का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर मान रख दो KQ/R - A का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या है? माइनस है KQ अपॉन माइनस है EA की वैल्यू रखनी है। EA की वैल्यू क्या है? KQ/R + A का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अब उन्होंने रख दिया R + A का होल स्क्वायर। ओके, अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रफ करूँगा, जगह चाहिए ना।
ठीक है। अब अपने वहाँ से आगे से बढ़ते हैं, वहाँ कॉमन क्या आ जाएगा, के क्यू आ जाएगा। देखो लास्ट जो लाइन लिखी हुई है उसमें कॉमन क्या आ जाएगा, के क्यू आ जाएगा कॉमन। तो अपने पास में आ जाएगा ई पी, परिमाण निकाल रहे हैं, ई पी इज इक्वल टू के क्यू, है ना, के क्यू कॉमन आ गया। ब्रैकेट में क्या बचा अपने पास में, 1/r, पहले क्या है माइनस ए है, तो r माइनस ए का होल स्क्वायर, r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, ये ब्रैकेट बंद। ओके, अब अपने पास में ई पी इज इक्वल टू आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे अपने, एलसीएम लेंगे तो अपने पास में आ जाएगा के क्यू, एलसीएम ले लो, ठीक है, एलसीएम ले लिया, अपने पास में एलसीएम क्या आएगा, आर माइनस ए का होल स्क्वायर एंड आर प्लस ए का होल स्क्वायर, तो एलसीएम आ जाएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर एंड आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, ये एलसीएम ले लिया अपनों ने, ठीक है। आर माइनस ए के होल स्क्वायर से आर माइनस ए का होल स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा अपने पास में, आर प्लस ए का होल स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो अपने पास में आ जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर, बीच में साइन माइनस का, आर प्लस ए के होल स्क्वायर से आर प्लस ए का होल स्क्वायर कैंसिल, आर माइनस ए का होल स्क्वायर बचेगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ओके, अब जो है वो नेक्स्ट अपने इन दोनों ब्रैकेट्स को खोल देंगे, अपने पास में आ जाएगा ई पी इज इक्वल्स टू, ई पी इज इक्वल्स टू के क्यू, के क्यू, ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट खोल दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA, 2RA, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, ठीक है, माइनस ये बाहर साइन, ठीक है, ये बाहर माइनस साइन, और ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2RA, माइनस 2RA, है ना, ये ब्रैकेट बंद, ये अपना मेन ब्रैकेट, और नीचे आ जाएगा देखो आर माइनस ए और आर प्लस ए दोनों के स्क्वायर है ना, तो इनके ब्रैकेट का स्क्वायर कर देता हूँ मैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए बी का होल स्क्वायर, तो ऐसे लिख लेते हैं इसको, पहले आर है ना, आर माइनस ए एंड आर प्लस ए, और यहाँ पर अपनों ने ये ब्रैकेट लगा दिया और इसका क्या कर दिया, स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को क्या लिख दिया, ए बी का होल स्क्वायर। ओके, अब देखो यहाँ पर अगर मैं ब्रैकेट खोल दूँ, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर दूँ, तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का था जो क्या हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का था जो क्या हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का था जो क्या हो जाएगा प्लस का, ठीक है, माइनस आर स्क्वायर से प्लस आर स्क्वायर कैंसिल, माइनस ए स्क्वायर से प्लस ए स्क्वायर कैंसिल, प्लस 2RA और प्लस 2RA कितना हो जाएगा, 4RA हो जाएगा अपने पास में। तो अपने पास में नेक्स्ट जो अपने पास में आएगा, देख लो, ये जो है यहाँ पर मैथमेटिक्स, अपनों ने यहाँ पर फिजिक्स का कोई काम नहीं है, यहाँ पर जो है वो अपने मैथमेटिक्स का यूज़ कर रहे हैं। सिंपली अपनों ने जो है वो क्या किया है, यहाँ पर एलसीएम लिया है, एलसीएम लेने के बाद में ब्रैकेट्स को क्या किया है अपनों ने, ओपन किया है, ब्रैकेट्स को ओपन किया है, यहाँ पर साइन चेंज हो गए, और नीचे जो है वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर है उसको अपनों ने क्या कर दिया है, ए बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अपने आगे बढ़ते हैं अपने, तो अपने पास में आ जाएगा ई पी इज इक्वल्स टू के क्यू, ऊपर क्या बचा है अपने पास में 2RA कितना बचा अपने पास में 4RA, और नीचे क्या हो जाएगा, देखो ये a माइनस बी और ये a प्लस बी, क्या होता है फॉर्मूला, a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अपने पास में क्या आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर, तो अपने पास में फॉर्मूला आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जो है वो इसको थोड़े अलग तरीके से लिख देते हैं अपने, 4 को जो है वो मैं 2 × 2 में लिखूंगा, क्या लिखूंगा 2 × 2 में, एक 2 को मैं पहले यूज करूंगा 2K क्यू, है ना, 2K क्यू, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है RA है, ये A के साथ में 2 और लगा दूंगा, तो यहाँ पर 2A और R को मैं बाद में लिख दूंगा, देखो सेम किया है मैंने, फिर से वही टर्म आएगी 4, है ना, 4KQRA,
यहाँ पर भी तो यही है 4KQRA, देख सकते हो, बस टर्म्स को मैंने आगे पीछे लिखा है, अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर एज इट इज। अब द्विध्रुव आघूर्ण का आपको फॉर्मूला पता है, द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, P = क्या होता है अपने पास में, Q × 2A। तो जहाँ पर Q × 2A है वहाँ पर अपने क्या लिख देंगे, द्विध्रुव आघूर्ण P। और आपको पता है कि ये 2A जो होती है द्विध्रुव के दोनों आवेशों के मध्य की दूरी, वो क्या होती है, बहुत कम होती है। तो A² जो है वो तो उससे भी ज़्यादा क्या होगा, कम, ठीक है। तो R² की तुलना में A² जो है वो बहुत कम होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे एंड R² इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A²। A² बहुत छोटा होगा R² के कंपेयर में, तो A² को क्या मान लेंगे, नगण्य, इसलिए A² क्या होगा, नगण्य, नगण्य, नगण्य मान लेते हैं, ठीक है। ओके, नगण्य मानने के बाद में अपने पास में जो EP की वैल्यू आएगी, EP आएगी वो क्या आएगी, Q × 2A की जगह क्या रखना है अपने को, P, Q × 2A की जगह क्या रखना है, P, आगे क्या है अपने पास में R, और नीचे A² गायब हो जाएगा, नगण्य मान लिया, तो R² का स्क्वायर क्या हो जाएगा, R की पावर कितनी हो जाएगी, 4। तो यहाँ पर क्या आ गया अपने पास में, EP = एक R से एक R क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो अपने पास में आ जाएगा EP = 2KP अपॉन R³। ये आ गया अपने पास में द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला अपने पास में, 2KP अपॉन R³। दूरी के तृतीय घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्या होता है, द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र। फिर से फॉर्मूला देख लीजिए, 2KP अपॉन R³ आ रहा है, ठीक है। अगर इसको सदिश रूप में अपने को लिखना है, सदिश रूप में लिखें EP वेक्टर, ठीक है, EP वेक्टर सदिश रूप में लिखे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, 2KP अपॉन R³। ये तो परिमाण है, ये तो परिमाण है, सदिश लगाना है तो ये जो दूरी है उसका क्या लगा देंगे, एकांक सदिश, तो यहाँ पर लिख देंगे R²। ओके, समझ में आ गया। ये था अपने पास में द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की, द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डेरिवेशन। ये अपने पास में डेरिवेशन आ गई। फॉर्मूला क्या है, 2KP अपॉन R³। ओके, अगर अपने एक ग्राफ बनाए, ग्राफ और बना लेते हैं अपने, यहाँ पर अपने ग्राफ बना लेते हैं, किसके बीच में, दूरी और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच में। किसके लिए बना रहे हैं, द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दूरी बढ़ने के साथ में, चूंकि जो है वो क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, किसके, विद्युत क्षेत्र जो है वो दूरी के तृतीय घात के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। इसलिए जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र तेजी से क्या होता जाएगा, कम, बहुत तेजी से कम होगा, क्योंकि तृतीय घात के व्युत्क्रमानुपाती है। इसलिए यहाँ पर अपने रिलेशन भी लिख देंगे, E व्युत्क्रमानुपाती 1 अपॉन ई व्युत्क्रमानुपाती R³ या E समानुपाती 1 अपॉन R³। R किस में होगा, दूरी किस में होगी, मीटर में, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस में होगी, न्यूटन पर कूलम्ब में। ओके, तो ये था अपने पास में टॉपिक, द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है अपने 12th की, हम 1-2 साल छोड़ के जो है वो बोर्ड्स एग्जाम में आती रहती है, इसलिए इसे अच्छे से कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। कोई क्वेरी हो तो मुझसे पूछिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, कैसी लगी शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने नए जो कोर्स हो रहे हैं उनके लिए प्लीज़ दूसरे लोगों को सब्सक्राइब, दूसरे लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।